हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी सीएचएसएल का 10 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 10 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध ये जो आपका किस वाद्य यंत्र से है। तो देखिए, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का जो संबंध है ना, ये आपके बांसुरी वाद्य यंत्र से है। तो बांसुरी वादक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि हरिप्रसाद चौरसिया को जो है 1992 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था और इन्हें 2000 ईस्वी में जो है पद्म विभूषण पुरस्कार से भी जो है वो सम्मानित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बात कर ले अन्य प्रमुख बांसुरी वादक के बारे में, जैसे कि एन लीला, पन्नालाल घोष, राजेंद्र प्रसाद, वी कुंजमणि, इन सभी का जो संबंध है ना, ये आपके बांसुरी वाद्य यंत्र से है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी के नाम से जो है ये किसे जाना जाता है। तो देखिए, खान अब्दुल गफ्फार खान को जो है ये फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी के नाम से जो है वो जाना जाता है। तो खान अब्दुल गफ्फार खान आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि खान अब्दुल गफ्फार खान ये जो है भारत रत्न पाने वाले जो है ये पहले विदेशी व्यक्ति थे और इन्हें भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था। तो इन्हें 1987 में जो है भारत रत्न से जो है वो सम्मानित किया गया था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि खान अब्दुल गफ्फार खान को जो है 1985 में नोबेल शांति पुरस्कार के लिए भी जो है इन्हें नामित जो है वो किया गया था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि खान अब्दुल गफ्फार खान के ही द्वारा जो है वर्ष 1929 में खुदाई खिदमतगार आंदोलन, जिसे जो है रेड शर्ट्स आंदोलन भी जो है वो कहा जाता है, ये आंदोलन जो है इनके द्वारा जो है वो आपका शुरू किया गया था। तो ये सारे फैक्ट जो है आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि पहला अंतर्राष्ट्रीय वनडे क्रिकेट मैच ये जो है कब खेला गया था। तो देखिए, पहला अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय मैच जो है ये आपका 5 जनवरी 1971 को खेला गया था। तो 5 जनवरी 1971 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले पहला वनडे मैच ये जो है कहाँ पर खेला गया था। तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड में जो है ये आपका खेला गया था। और किन के मध्य खेला गया था। तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड टीम के मध्य जो है ये मैच खेला गया था, जिसमें पहले मैच में जो है ऑस्ट्रेलिया ने जो है 5 विकेट से जो वो खिताब जो है वो जीत लिया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा बात कर ले वनडे इतिहास में पहला मैन ऑफ द मैच जो है ये जो खिताब है ना, ये किसको दिया गया था। तो देखिए, वनडे इतिहास में पहला मैन ऑफ द मैच का जो खिताब है ना, ये आपके इंग्लैंड के जॉन एड्रिस को जो वो दिया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि पहला जो आपका ओडीआई मैच जो है ये आपका ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच जो खेला गया था, ये जो आपका 40-40 ओवरों का जो वो खेला गया था। और कुछ बच्चों ने बताया कि प्रश्न ये पूछा गया था कि टीम इंडिया के द्वारा पहला वनडे मैच जो है ये कब खेला गया था। तो देखिए, अगर टीम इंडिया के बारे में पूछा गया था तो देखिए, भारत के द्वारा जो अपना पहला जो वनडे मैच है ना, ये आपका 1974 में खेला गया था। और किसके मध्य खेला गया था। तो ये आपका इंग्लैंड के खिलाफ भारत ने खेला था। तो अगर ये प्रश्न पूछा गया था तो 1974 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए, मैं आपको बता दूं कि इस मैच में जो है इंग्लैंड जो वो विजेता जो है वो रहा था। इसके अलावा बात कर ले पहला टेस्ट मैच जो है ये कब और कहां पर खेला गया था। तो देखिए, पहला जो टेस्ट मैच है ना, ये आपका 15 मार्च 1877 को जो है मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के मध्य ही जो आपका खेला गया था। और इस मैच में भी ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो विजयी रही थी। तो ये सारे पॉइंट जो है आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि विच डांस इज ओनली परफॉर्म्ड बाय फीमेल्स इन केरला, यानी केरल में जो है केवल महिलाओं के द्वारा कौन सा शास्त्रीय नृत्य जो है वो किया जाता है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका मोहिनीअट्टम नृत्य है ना, ये केरल राज्य का जो है एक शास्त्रीय नृत्य है। और ये जो नृत्य है ये आपका महिलाओं के द्वारा केवल एकल नृत्य है। तो मोहिनीअट्टम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका कथकली भी है ना, ये आपका केरल राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग भारत की जनसंख्या वृद्धि दर जो है ये कितना रहा है।
तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 2001 से लेकर 2011 तक जो आपका दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर रहा है ना, ये आपका 17.64% रहा है। तो 17.64% आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर, ये जो है कितने परसेंट रहा है, तो ये आपका 1.64% रहा है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा 2011 की जनगणना की बात कर ले तो ये जो आपका 15वीं जनगणना था और स्वतंत्रता के बाद जो है ये आपका 7वीं जनगणना था। यानी भारत में जो पहली जनगणना है ये कब हुआ था, तो देखिए भारत में जो पहला जनगणना है ना, ये आपका 1872 में 1871-72 में हुआ था। और पहला जो नियमित जनगणना है ना, ये आपका 1881 में हुआ था। इसके अलावा बात कर ले 2011 की जनगणना का नारा क्या रहा था, तो देखिए इसका जो नारा है ना, ये हमारी जनगणना हमारा भविष्य रहा था। इसके अलावा जनगणना से आपके लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि भारत का कुल जनसंख्या ये जो है कितना रहा था, तो देखिए 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग भारत का जो कुल जनसंख्या है ना, ये आपका 121 करोड़ रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा सेक्स रेशियो यानी लिंगानुपात क्या रहा था, तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 पुरुषों पर जो महिलाओं की संख्या है ना, उसे ही जो आपका लिंगानुपात कहा जाता है। और ये आपका जो है 943 रहा था। इसके अलावा जनसंख्या घनत्व की बात कर ले तो देखिए भारत का जो जनसंख्या घनत्व है ना, ये आपका 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहा था। वहीं अगर देश की साक्षरता दर यानी लिटरेसी रेट पूछा जाए तो देखिए भारत का जो साक्षरता दर है ये आपका 74.04% रहा था। और सबसे साक्षर वाला जो राज्य है ये आपका केरल राज्य रहा था। केरल का जो साक्षरता दर है ये आपका 94% रहा था। और सबसे कम साक्षरता दर वाला जो राज्य है ये आपका बिहार राज्य रहा है। और बिहार का जो साक्षरता दर है ये आपका 61.8% रहा है। इसके अलावा सबसे अधिक पुरुष साक्षरता वाला राज्य अगर पूछा जाए तो वो भी आपका केरल राज्य है। केरल में जो पुरुष साक्षरता दर रहा था ना, वो 96% रहा था। और सबसे अधिक महिला साक्षरता दर वाले भी जो राज्य है ये आपका केरल राज्य ही रहा था। केरल का जो महिला साक्षरता दर है ये आपका 92% रहा था। इसके अलावा बात कर ले आपका जो है सबसे कम महिला साक्षरता दर वाला राज्य अगर पूछा जाए तो देखिए सबसे कम महिला साक्षरता दर वाला जो राज्य है ना, ये आपका बिहार राज्य ही रहा था। बिहार का जो महिला साक्षरता दर है ना, ये आपका 51.5% रहा था। इसके अलावा प्रीवियस शिफ्ट में आपसे पूछा गया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार 3 सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य का जो आपका नाम बताना था। और ऑप्शन में आपका 3 राज्यों का जो है ऑप्शन जो है वो दिया गया था। तो देखिए सर्वाधिक जनसंख्या में सबसे ज़्यादा जो राज्य सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो राज्य रहा था ये आपका उत्तर प्रदेश रहा था। दूसरे स्थान पे जो आपका महाराष्ट्र राज्य रहा था। तीसरे स्थान पे जो आपका बिहार राज्य रहा था। और चौथे स्थान पे जो आपका पश्चिम बंगाल राज्य रहा था। तो ये क्रम भी आपको ध्यान में रखना है। वहीं अगर सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य पूछ दिया जाए तो ये आपका सिक्किम राज्य रहा था। इसके अलावा बात कर ले आपका क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा राज्य अगर पूछा जाए तो देखिए क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा जो राज्य है ना, ये आपका राजस्थान राज्य है। और क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे छोटा राज्य अगर पूछा जाए तो ये आपका गोवा राज्य रहा था। इसके अलावा उच्चतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अगर पूछा जाए तो देखिए सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है ये आपका बिहार राज्य रहा था। ओवरऑल अगर पूछा जाए कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व जो है वो सबसे ज़्यादा रहा था, तो फिर आपका दिल्ली जो है वो करेक्ट आंसर होगा। और बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना रहा था, तो ये आपका 1106 रहा था। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अगर पूछा जाए तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश रहा था। अरुणाचल प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व है ना, ये आपका मात्र 17 रहा था। इसके अलावा उच्चतम लिंगानुपात वाला राज्य मैंने आपको बता दिया, ये आपका केरल राज्य होगा। केरल राज्य का जो लिंगानुपात है ये आपका 1084 रहा था। और सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य अगर पूछा जाए तो ये आपका हरियाणा राज्य रहा था। हरियाणा राज्य का जो लिंगानुपात है ना, ये आपका 879 रहा था। इसके अलावा एग्जाम में पूछा जाता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या ये जो किस राज्य में है, तो देखिए अनुसूचित जाति यानी एससी का जो आपका सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है ना, ये आपके उत्तर प्रदेश राज्य में है। और सबसे कम अनुसूचित जाति की जनसंख्या जो है यह आपका नागालैंड राज्य में है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या की बात कर ले तो यह आपका मध्य प्रदेश राज्य में है। और सबसे कम अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की जो जनसंख्या है ना, यह आपका पंजाब राज्य में है। तो ये सारे फैक्ट जो है आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि बहमनी शासक ताजुद्दीन फिरोज ने निम्नलिखित में से किस विजयनगर शासक की बेटी के साथ जो है ये विवाह किया था। तो देखिए ये जो आपका ताजुद्दीन फिरोज था ना, ये आपका एक बहमनी शासक था। और इसने जो है आपके देवराय प्रथम
जो आपके विजयनगर शासक की बेटी थी, इनसे जो है वो विवाह किया था। तो देवराय प्रथम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि ISSF विश्व कप 2022 में भारत ने जो टोटल कितने पदक जीते हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ISSF विश्व कप 2022 यानी जो आपका अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी जो आपका 2022 है ना, ये आपका काहिरा में आयोजित किया गया था और इसमें भारत के द्वारा जो है टोटल आपके 7 पदक जो है वो जीते गए थे, जिसमें आपका 4 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक और 1 कांस्य पदक शामिल था। तो 7 पदक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगर सिर्फ स्वर्ण पदक पूछा जाए तो 4 जो वो आपका स्वर्ण पदक जीता गया था। अगर सिर्फ सिल्वर मेडल पूछा गया था तो 2 फिर आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। और देखिए मैं आपको बता दूं कि ISSF विश्व कप 2022 में जो है भारत पदक तालिका में जो है ये आपके पहले स्थान पर जो वो आपका रहा था और दूसरे स्थान पर जो आपका देश रहा था यह आपका नॉर्वे रहा था। नॉर्वे के द्वारा जो आपके टोटल जो वो आपके 6 पदक जो है वो जीते गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि राजा पर्व जो त्यौहार है ना, ये किस राज्य में मनाया जाता है। तो देखिए राजा पर्व त्यौहार की बात कर ले तो ये आपका मानसून की शुरुआत और पृथ्वी के नारित्व का जश्न मनाने वाला एक जो आपका अनूठा त्यौहार है। और ये जो आपका राजा पर्व त्यौहार है ना, ये आपका 3 दिनों तक जो है इस त्यौहार को जो है वो मनाया जाता है और ये जो आपका उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। तो उड़ीसा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी इंश्रेंस्ड इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वेर एडॉप्टेड अंडर इंस्पिरेशन फ्रॉम, यानी भारत के संविधान की प्रस्तावना में ये जो आपके 3 शब्द जो निहित है ना, यानी स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये जो आपके आदर्श वाक्य हैं, ये किसकी प्रेरणा से जो है ये आपका अपनाया गया। तो देखिए भारत के संविधान में प्रस्तावना में जो आपके स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये जो आपके आदर्श वाक्य है ना, ये आपके फ्रेंच रिवॉल्यूशन यानी फ्रांसीसी क्रांति से जो है ये आपका अपनाया गया था। तो फ्रांसीसी क्रांति आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के जो ये आपके आदर्श वाक्य है ना, जो कि आपके प्रस्तावना में निहित है और ये जो आपके फ्रांस देश के संविधान से जो वो लिया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि पुरी में जो आपका रथ यात्रा निकाला जाता ना, ये आपका किस भगवान के लिए निकाला जाता है। तो देखिए पुरी का जो रथ यात्रा है ये आपके भगवान जगन्नाथ के लिए जो वो निकाला जाता है। तो भगवान जगन्नाथ आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ जो रथ यात्रा है ना, इसे जो आपका कार महोत्सव या फिर रथ उत्सव के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि भगवान जगन्नाथ के रथ को जो है ये क्या कहा जाता है। तो देखिए भगवान जगन्नाथ के रथ को जो है ये आपका नंदी घोष जो है वो कहा जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन यानी ITCZ जो है ये आपका किससे संबंधित है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र यानी ITCZ जो है पृथ्वी के भूमध्य रेखा यानी इक्वेटोरियल रीजन के पास का जो है एक क्षेत्र है, जहां उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक जो पवने हैं ना, वो आपके एक साथ जो वो मिलता है। तो पवन से रिलेटेड आपका है, तो पवने आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि मणिपुरी नृत्य के लिए 2021 का जो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार है ना, ये किसे दिया गया है। तो देखिए मणिपुरी नृत्य के लिए 2021 का जो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार है ये आपके थोकोचोम इबेमुबी देवी को जो वो दिया गया है। तो थोकचोम इबेमुबी देवी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, जो कि आपके मणिपुरी नृत्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि बंदरगाह को जोड़ने वाली योजना कौन सी है। तो देखिए ये जो आपका सागरमाला जो परियोजना है ना, ये आपका केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया एक योजना है, जो कि आपके बंदरगाहों के आधुनिकीकरण से संबंधित है। तो सागरमाला परियोजना आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका सागरमाला परियोजना है ना, इसे आपके जहाजरानी मंत्रालय के द्वारा 31 जुलाई 2015 को जो है इसे शुरू किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि फ्रीक्वेंसी का जो ऐसा यूनिट पूछा गया था, यानी आवृत्ति का जो आपका ऐसा यूनिट पूछा गया था। तो देखिए फ्रीक्वेंसी का जो ऐसा यूनिट होता है ना, वो आपका हर्ट्ज होता है। तो हर्ट्ज आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है। तो देखिए पोटेंशियल डिफरेंस का जो ऐसा यूनिट है ना, ये आपका वोल्ट होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस यानी विद्युत प्रतिरोध का ऐसा यूनिट क्या होता है। तो देखिए विद्युत प्रतिरोध का जो ऐसा यूनिट है ना, ये आपका ओम होता है। इसके अलावा वर्क एंड एनर्जी का ऐसा यूनिट पूछा जाता है। तो देखिए वर्क और एनर्जी का जो ऐसा यूनिट होता है ना, वो आपका जूल होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, यानी भारतीय विज्ञान संस्थान का मुख्यालय जो ये कहाँ पर स्थित है। तो देखिए भारतीय विज्ञान संस्थान का जो मुख्यालय है ना, ये आपका बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। तो बेंगलुरु आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि मेन एडवांटेज ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी, यानी आयात प्रतिस्थापन नीति का जो मुख्य लाभ जो है वो क्या होता है। तो देखिए आयात प्रतिस्थापन की बात कर ले तो देखिए आयात प्रतिस्थापन एक ऐसा नीति है जिसका उद्देश्य विदेशी वस्तुओं और सेवाओं को घरेलू उत्पादित वस्तुओं के साथ बदलना होता है और इसमें स्थानीय उद्योगों को जो है बढ़ावा देने और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए जो है सरकारी हस्तक्षेप जो वो शामिल किए गए हैं। तो ये जो आपका सब्स्टिट्यूशन जो पॉलिसी है ना, ये इसमें जो आपका मुख्य लाभ क्या होता है, तो इसमें जो आपका स्थानीय उद्योगों को जो बढ़ावा दिया जाता है और आयात पर जो है वो आपका निर्भर जो है वो कम करने के लिए जो है ये आपका है। तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, यानी इसमें जो है आपके स्थानीय उद्योगों को जो है वो आपका बढ़ावा दिया जाता है और आयात के निर्भरता पर जो है वो आपका कम जो है वो जोर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि द रिएक्शन ऑफ इथेनॉल विद द कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स, यानी एथेनॉल को जब 443 केल्विन टेम्परेचर पर आद्र सांद्रित H2SO4 के साथ जब गर्म किया जाता है ना, तो एथेनॉल के निर्जलीकरण से जो है हमें जो वो क्या प्राप्त होता है। तो देखिए जब एथेनॉल को यानी इथाइल अल्कोहल को जो है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को जब 443 केल्विन टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है तो हमें जो है इथीन जो है वो प्राप्त होता है और साथ ही साथ आपका वाटर भी जो है वो प्राप्त होता है। तो ऑप्शन में आपका इथीन दिया गया था, तो इथीन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि विच ऑफ दिस डीपीएसपी इज रिलेटेड टू इक्वल वेजेस, यानी डीपीएसपी का कौन सा अनुच्छेद जो है ये आपका इक्वल वेजेस से जो वो संबंधित है। अनुच्छेद या प्रिंसिपल यानी सिद्धांत पूछा गया था। तो ऑप्शन में जो आपका पहला ऑप्शन जो दिया गया था वो आपका गांधीयन प्रिंसिपल यानी गांधीवादी सिद्धांत दिया गया था। सेकंड ऑप्शन आपका आर्टिकल 43 दिया गया था। थर्ड ऑप्शन आपका लिबरल प्रिंसिपल दिया गया था और फोर्थ ऑप्शन जो है आर्टिकल 44 जो वो दिया गया था। तो देखिए जहाँ तक मुझे पता कि इक्वल पे एंड इक्वल बेजेस ये जो आपका अनुच्छेद 39 के क्लोज डी से संबंधित है। तो और 39D ये जो आपका गांधीयन प्रिंसिपल यानी गांधीवादी सिद्धांत से संबंधित तो बिल्कुल भी नहीं है। यानी डीपीएसपी के गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित जो आपके अनुच्छेद है, एक तो आपका 40 है जिसमें आपके ग्राम पंचायतों का संगठन से संबंधित ग्राम पंचायतों का संगठन के बारे में जो है अनुच्छेद 40 में जो ये किया गया है। अनुच्छेद 41 की बात कर ले तो काम करने का, शिक्षा का और कुछ मामलों में सार्वजनिक सहायता का जो अधिकार है ना, ये आपके अनुच्छेद 41 में है। इसके अलावा अनुच्छेद 42 की बात कर ले तो काम और मातृत्व राहत की मानवीय स्थिति के लिए प्रावधान, ये जो आपका अनुच्छेद 42 में से संबंधित है। अनुच्छेद 43 में जो आपका श्रमिकों के लिए वेतन से संबंधित है। अनुच्छेद 43A में जो है उद्योगों के प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी से संबंधित है। अनुच्छेद 43B जो है ये आपके सहकारी समितियों को बढ़ावा देने से संबंधित है। और अनुच्छेद 44 जो है ये आपके नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड से जो है ये आपका संबंधित है। तो गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित जो आपके अनुच्छेद है, एक तो आपका पहला अनुच्छेद 40 हो गया, सेकंड आपका अनुच्छेद 43 हो गया, उसके बाद अनुच्छेद 43 का बी जो है ये भी आपका गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित है। इसके अलावा अनुच्छेद 46 भी जो आपका गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित है। इसके अलावा अनुच्छेद 47 भी जो आपका गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित है। इसके अलावा अनुच्छेद 48 ये भी जो आपका डीपीएसपी के जो है गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित है। तो ये सब जो अनुच्छेद है वो आपके गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित है। और इक्वल बेसिस मेरे अकॉर्डिंग जो आपका लिबरल प्रिंसिपल यानी उदारवादी सिद्धांत पर आधारित है। तो मेरे अकॉर्डिंग जो इसका आंसर होना चाहिए वो ऑप्शन सी होना चाहिए। ऐसे इसका आंसर जिसको भी एग्जैक्ट पता है वो कमेंट करके जो वो जरूर बता दीजिएगा। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसी तरह रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।